गजा में युद्ध विराम के बाद शांति बहाली और पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गठित बोर्ड ऑफ पीस को लेकर अमेरिका और उसके सबसे भरोसेमंद सहयोगी इसराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसराइल ने इस बोर्ड के कार्यकारी ढांचे यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तुर्की और कतर को शामिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में गजा के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे को दोबारा खड़ा करने के लिए एक हाई प्रोफाइल बोर्ड की घोषणा की है। विवाद तब शुरू हुआ जब इस बोर्ड में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और कतर के राजनयिक अली अल थवादी को शामिल किया गया। इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट का मानना है कि तुर्की और कतर के हमास के साथ करीबी संबंध रहे हैं। इन दोनों देशों की मौजूदगी हमास को राजनीतिक रूप से फिर से जीवित करने का मौका दे सकती है। इसराइल का कहना है कि जो देश हमास के नेताओं को शरण देते हैं उन्हें गजा के भविष्य का फैसला करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इसराइली सुरक्षा कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने इस पूरी योजना के पीछे ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जेड कुशनर को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रियों का आरोप है कि कुशनर अपने निजी व्यापारिक हितों और अरब देशों के साथ संबंधों के कारण इसराइल के सामरिक हितों की अनदेखी कर रही हैं। मंत्रियों ने यहां तक कहा कि कुशनर विश्व शांति में अपनी कल्पनाओं के लिए इसराइल की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि गजा कार्यकारी बोर्ड की संरचना को लेकर इसराइल के साथ कोई समन्वय नहीं किया गया। ये घोषणा इसराइल की आधिकारिक नीति के विपरीत है। नेतन्याहू ने गजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर चर्चा करने के लिए अपने टॉप सलाहकारों के साथ एक मीटिंग बुलाई। अमेरिका ने शनिवार को गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पहले सदस्यों के नाम बताए, जिनमें तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेड कुशनर और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा के साथ साथ कतर के एक राजनयिक अली अल थवादी को शामिल किया गया है। नेतन्याहू के ऑफिस ने तब कहा कि इसमें इसराइल के साथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं किया गया और ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप की इसराइल हमास युद्ध को खत्म करने की 20 सूत्रीय योजना का हिस्सा है और उम्मीद है कि गजा के कामकाज की अस्थायी रूप से देखरेख करेगा। बोर्ड का सटीक स्ट्रक्चर जो गजा के रिकंस्ट्रक्शन को भी मैनेज करेगा अभी साफ नहीं है और सदस्यों को अभी भी इनवाइट नहीं किया जा रहा है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के सभी जमीनी कामों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा। वहीं एक दूसरी बॉडी फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव बोर्ड जिसमें कुशनर और ब्लेयर भी शामिल हैं, उनका फोकस इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी पर हाई लेवल का होगा। अब तक गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एकमात्र इजरायली सदस्य याकिर गबे हैं जो इसराइल में जन्मे बिजनेसमैन हैं और अब साइप्रस में रहते हैं। दोनों सीनियर बोर्ड में कोई भी फिलिस्तीनी नहीं है। कुल मिलाकर इसराइल का कहना है कि इस बोर्ड के निर्माण में उसकी अनदेखी की गई और कतर और तुर्की को शामिल करके उनकी सुरक्षा हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इसे लेकर आने वाले समय में कोई बातचीत होती है या फिर ये बोर्ड भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। आगे फिलिस्तीन का नारा और पीछे फिलिस्तीनियों के हत्यारों की मदद। जी हाँ, ये सच्चाई है संयुक्त अरब अमीरात की। जब से इसराइल और हमास के बीच गजा में जंग शुरू हुई है तब से जहां मुस्लिम दुनिया इसराइल के खिलाफ नारा बुलंद किए हुए है, वहीं दूसरी ओर यूएई पर्दे के पीछे लगातार इसराइल का साथ दे रहा है। इसका खुलासा किया है अमीराती लीक्स ने। इस संस्था ने संयुक्त अरब अमीरात के अत्यंत गोपनीय सरकारी दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। इन दस्तावेजों ने न केवल गजा में यूएई की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सूडान के गृह युद्ध में इसराइल और यूएई के बीच गहरे रक्षा संबंधों की भी पोल खोल दी है। लीक दस्तावेजों के अनुसार जब पूरी दुनिया गजा में मानवीय संकट पर चिंता जता रही थी तब यूएई की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड इसराइल को सीधी सैन्य सहायता देने की रूपरेखा तैयार कर रही थी। लीक रिपोर्ट का दावा है यूएई ने अपने बेड़े से 27 आधुनिक टैंक और प्रतिबंधित फास्फोरस मिसाइलों का भंडार इसराइल को भेजने की योजना बनाई थी। यूएई ने लाल सागर क्षेत्र में स्थित अपने सैन्य ठिकानों यमन में अल-मोखा और इरिट्रिया में असाब को इसराइली रसद के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था। दोनों देशों के बीच एक साझा सूचना केंद्र यानी इंटेलिजेंस सेंटर बनाने की बात सामने आई है ताकि हमास के खिलाफ रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा की जा सके। इन दस्तावेजों में इसराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की मिलिट्री की पहले कभी न देखी गई सीधी भागीदारी का खुलासा हुआ है।
ये पत्र अक्टूबर 2023 का है, जिसे यूएई रेड क्रिसेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हमदान बिन जायद अल नाहियान ने लिखा था और ये यूएई आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड को संबोधित था। लीक दस्तावेजों में ये खुलासा हुआ है कि जहां एक ओर यूएई इसराइल का समर्थन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कुवैत ने फिलिस्तीन में चरमपंथी समूहों को जबरदस्त वित्तीय सहायता दी, जो उनकी जांच के अनुसार कुवैत और यूएई के बीच हुए संबंधों का साफ उल्लंघन था। यूएई ने आतंकवाद विरोधी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में करीबी एकजुटता और इंटीग्रेटेड सहयोग पर जोर दिया। साथ ही ये भी कंफर्म किया कि इसराइल को $1 अरब के इंटेलिजेंस उपकरण और डिवाइस दिए जाएंगे। दूसरी ओर सूडान को लेकर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। यूएई और इसराइल का ये गठबंधन केवल गजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सूडान के गृह युद्ध में भी सक्रिय है। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स और उसके नेता जनरल हेमेती को दोनों देशों का साझा समर्थन मिल रहा है। सूडान का उपयोग वर्षों से हमास तक ईरानी हथियारों की तस्करी के लिए होता रहा है। आरएसएफ की जीत से ये सप्लाई लाइन हमेशा के लिए कट सकती है, यानी ईरान की एक और नस दब जाएगी। सूडान के तटों पर पकड़ बनाने से इसराइल को हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक रणनीतिक मजबूती मिलती है। सूडान में आरएसएफ के प्रमुख जनरल हेमेती ने संकेत दिए हैं कि वे सत्ता में आने पर इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करेंगे, जो इसराइल के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब यूएई सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन और युद्ध विराम की वकालत कर रहा है। आलोचकों का कहना है कि यूएई एक दोहरी नीति पर चल रहा है, दुनिया के सामने शांति दूत की छवि और पर्दे के पीछे इसराइल का सैन्य साझेदार। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये दस्तावेज पूरी तरह से प्रमाणिक हैं, तो इससे यूएई के रिश्ते सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से बिगड़ सकते हैं, जो क्षेत्र में शांति के लिए अलग दृष्टिकोण रखते हैं। गाजा में विनाशकारी युद्ध ने हमास के शीर्ष नेतृत्व को लगभग ध्वस्त कर दिया है। इजरायली हमलों में संगठन के 2 सर्वोच्च नेताओं के मारे जाने के बाद अब हमास इतिहास के सबसे संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे वक्त में संगठन आंतरिक चुनाव के जरिए खुद को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में लगा हुआ है। एएफपी से बात करते हुए हमास से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि की है कि चुनाव की प्रक्रिया लगभग तैयार है और जैसे ही जमीनी हालात अनुमति देंगे, मतदान कराया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। हालांकि युद्ध की अनिश्चितता हर कदम पर खतरा बनी हुई है। अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने हमास के शीर्ष नेतृत्व पर सटीक और घातक प्रहार किए। जुलाई 2024 में तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या और फिर अक्टूबर में राफा में याह्या सिनवार का मारा जाना इस बात का संकेत था कि इजराइल की रणनीति नेतृत्व को सिरविहीन करने की है।